हेलो एवरीवन। तो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, जो इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में आती है जीके के पेपर में, उसमें भौतिक प्रदेश का टॉपिक चल रहा था, जिसकी 3 से 4 वीडियो पहले आ चुकी है और अब ये लास्ट वीडियो है। या आज ही इसमें ये भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट पार्ट है तटीय मैदान, जो तटीय मैदान है लास्ट पार्ट, ये इसका आज बच रहा है, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए भारत का जो तटीय मैदान है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो भारत का जो तटीय मैदान है उसमें देखिए पश्चिमी तट और पूर्वी तट दो प्रकार से पढ़ेंगे हम, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। ठीक है, पश्चिमी तट पर हम देखते हैं कि 5 राज्य है। यहाँ पर पश्चिमी तट पर 5 राज्य देखने को मिलेगा, वहीं पूर्वी तट पर 4 राज्य देखने को मिलेगा। अच्छा, 5 राज्य पूर्व पश्चिमी तट पर कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक और केरल। वहीं पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अच्छा, अभी इस तट पर, पश्चिमी तट पर कौन कौन से तट बने हुए हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पश्चिमी तट पर आता है गुजरात का तट। ठीक है, और ये खुद जो गुजरात का तट है वो 3 पार्ट में है, यानी इसमें गुजरात में ही 3 तट देखने को मिलता है। कौन कौन सा? कच्छ का तट, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट और काकरापार तट। ये 3 तट देखने को मिलते हैं, ये गुजरात के हैं। तो अब देखिए इनकी विशेषता देखते हैं। कच्छ तट पढ़ते हैं सबसे पहले। कच्छ तट पर कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। और इस बंदरगाह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर कांडला बंदरगाह पर नमक और मेवा का व्यापार, एक तरीके से ये समझ लीजिए, यहाँ पर नमक और मेवा ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, ये एक मुक्त व्यापार केंद्र है। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार केंद्र है, मतलब यहाँ पर शुल्क नहीं लगता इनका। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती, जैसे गिर, मांडव और वर्धा। गिर, मांडव और वर्धा पहाड़ी इस काठियावाड़ के तट पर है। ये खेती योग्य नहीं है। यहाँ पर एक गिर राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलता है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, उसके बाद तीसरा आता है काकरापार तट। काकरापार तट ये अधिक उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये गुजरात का तट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का आता है, जिसमें हम इसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट या महाराष्ट्र का जो तट है वो यहाँ पर दमन से गोवा तक फैला हुआ है। ठीक है, दमन से गोवा तक का तट कौन सा है? कोंकण तट है। और यहाँ पर कुछ बंदरगाह देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बंदरगाह है? मार्मुगांव बंदरगाह जो काजू के लिए प्रसिद्ध है, मुंबई बंदरगाह और न्हावा सेवा बंदरगाह। और इस न्हावा सेवा बंदरगाह को कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JLN, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, जिसको जो आधुनिक बंदरगाह भी कहा गया है। ठीक है, तो कोंकण तट पर 3 बंदरगाह हो गई, मार्मुगांव, मुंबई और न्हावा सेवा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ द्वीप भी देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र के तट पर, कोंकण तट पर। कौन कौन से द्वीप है? बूचर द्वीप, सैलसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और क्रॉस द्वीप। क्लियर? इसके बाद आगे गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक, गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक जो ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का जो तट है वो आता है और इसको नाम दिया जाता है कन्नड़ तट या फिर कनारा तट। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, और ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कन्नड़ तट या कनारा तट पर। ठीक है, उसके बाद आता है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ये केरल का तट है
न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक केरल का जो तट है उसको नाम दे दिया मालाबार तट। यहाँ पर बंदरगाह कौन सा है? कोची बंदरगाह, जो मसाला के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर लैगून झील देखने को मिलती है और ये मालाबार तट पर ये जो है काली मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट हो गया अपना कंप्लीट। गुजरात का तट देख लिया हमने। सबसे पहले गुजरात का कच्छ तट, काठियावाड़ तट और काकरापार तट देखा। उसके बाद कोंकण तट, कन्नड़ या कनारा तट और मालाबार तट देख लिया। अब हम देखते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है यहाँ पर तमिलनाडु का है। कन्याकुमारी से यहाँ पर एक पुलिकट झील है, इस पुलिकट झील तक का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी बंदरगाह देखने को मिलेगा? तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसको भारत का मोती कहा जाता है और मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है। वहीं चेन्नई बंदरगाह जो पूर्वी तट का सबसे प्राचीन पुराना बंदरगाह माना जाता है, और एन्नोर बंदरगाह, ये 3 बंदरगाह देखने को मिलते हैं कोरोमंडल तट पर। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पुलिकट झील है इस पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश। यह है आंध्र प्रदेश का तट और इसको नाम दिया जाता है गोलकोंडा तट या उत्तरी सरकार। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का हिस्सा आ जाता है इसमें। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों के हिस्से आ जाते हैं। और यहाँ पर जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है और प्राकृतिक बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद हम आगे जब हम चलते हैं तो वहाँ पर अगला जो तट है, उड़ीसा का जो तट है, वो हमें देखने को मिलता है उत्कल तट या फिर कलिंग तट। और इसी तट पर कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप बंदरगाह है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर तो उत्कल तट पर एक चिल्का झील है और यहाँ पर एक अब्दुल कलाम द्वीप देखने को मिलता है। चिल्का झील एक लैगून झील है। ठीक है, लास्ट जो हमारा जो तट आता है पश्चिम बंगाल का, उसका हमने नाम दिया है बोंगा तट। क्या नाम दे दिया? बोंगा तट, जिस पर हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा है बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह देखने को मिलेगा, जूट के लिए प्रसिद्ध है और ये हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी के तट पर है। तो ये इस प्रकार से हमने ये बंदरगाह देख लिया पश्चिमी तट के और पूर्वी तट के। पूर्वी तट का हो गया कोरोमंडल, गोलकोंडा तट या उत्तरी सरकार, उत्कल तट या कलिंग तट और बोंगा तट। ठीक है, अभी इन्हीं तट को हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक नदी की बात करें तो यहाँ पर लास्ट का बिंदु कन्याकुमारी है। इस कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का ये जो हिस्सा है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। वहीं कृष्णा नदी से महानदी तक का जो हिस्सा है वो कहलाएगा उत्तरी सरकार या गोलकोंडा तट। ठीक है, महानदी से स्वर्ण रेखा तक कलिंग तट या उत्कल तट, और वहीं स्वर्ण रेखा से न्यू मूर द्वीप तक का हिस्सा बोंगा तट कहलाएगा। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने मैप में सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, जो भी मैप में पढ़ा है उसी को अब हम यहाँ पर डिटेल से देख लेंगे, फटाफट हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ वही है। अच्छा, तो भारत का जो तटीय मैदान है उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कुल तटीय सीमा की बात करें द्वीप सहित तो यहाँ पर देखने को मिलती 7516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा पर 9 राज्य हमने देखे थे, पश्चिमी तट पर 5 थे और पूर्वी तट पर 4 राज्य थे। तो टोटल तट सीमा बना रहे 9 राज्य हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो तट सीमा बनाता है वो गुजरात बनाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश बनाता है, उसके बाद तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है GAT गेट
से याद कर लेना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और सबसे छोटे जो लास्ट की सीमा है, सबसे छोटे जो तट सीमा बनाता है वो गोवा है। ओके, पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे अधिक चौड़ाई गुजरात में है। वही मतलब गुजरात अभी हम देख के हैं, गुजरात सबसे लंबी तट सीमा बनाता है। उसके बाद ये संकरा हो जाता है और पुनः केरल में इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। ठीक है, पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है। पश्चिम तट और पूर्वी तट की तुलना करें तो पूर्वी तट अधिक विस्तृत है, क्योंकि नदियां बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अब हम इसको डिटेल से अब देख लेते हैं एक एक करके सारे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था गुजरात का तट, सबसे लंबी तट रेखा हो गई। पश्चिमी तटीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार गुजरात में हो गया, वही बात आ गई सेम। 3 भाग हमने पढ़े थे, कौन कौन से? कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट जिसको हम सौराष्ट्र का तट का, और काकरापार तट। 3 तट पड़े हैं। और भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन भी कहाँ होता है? कच्छ के तट, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कच्छ के तट पर कांडला बंदरगाह स्थित है। सबसे पहला तट पड़ा कच्छ का तट, जिस पर कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। और इस कांडला बंदरगाह को नाम दे दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, और ये क्या है? एक जुआरी बंदरगाह है। और यहाँ पर क्या है? एक मुक्त व्यापार केंद्र है, यानी आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता। ये सब हम मैप में अच्छे से पढ़ लिए थे। कांडला बंदरगाह से नमक और सूखे मेवे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये सब हम सब कुछ देख लिया था, बस फटाफट देखना है इसको। सौराष्ट्र और काठियावाड़ तट, यहाँ पर गिर, मांडा और वर्धा पहाड़ियों के कारण यह क्षेत्र खेती योग्य नहीं है। गिरनार पहाड़ियों में क्या है? गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। फिर आता उसके बाद काकरापार तट, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती नदियों का उपवा क्षेत्र होने के कारण ये अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, काकरापार तट। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, कच्छ का क्षेत्र जहाँ पर है ये, वहाँ पर देखिए गुजरात के नीचे का जो ये एरिया है, ये यहाँ पर एलिया बेट और कोडिया बेट देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। एलिया बेट और कोडिया बेट द्वीप भी है ये, जो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है कोंकण तट, दमन से गोवा तक इसका विस्तार है। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट नाम दिया। कोंकण तट पर बूचर द्वीप, सैलसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और क्रॉस द्वीप है। सब कुछ देख लिया था हमने पहले ही। और सैलसेट द्वीप पर एक मुंबई शहर स्थित है। मुंबई बंदरगाह भी हम बोल देंगे आगे जाके इसको कि मुंबई शहर है। मुंबई शहर सैलसेट द्वीप पर स्थित है। सैलसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है, 7 टापुओं का शहर है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है और भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, और मुंबई बंदरगाह की व्यस्तता, यहाँ पर व्यस्तता ज्यादा है, व्यस्ततम बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए एक दूसरा बंदरगाह बनाया, जिसका नाम रखा नहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जो ये नहावा सेवा बंदरगाह है, ये कंटेनर बंदरगाह है और भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह माना जाता है। गोवा के तट पर पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह मारमुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर है और ये यहाँ पर काजू का निर्यात किया जाता है। उसके बाद है कन्नड़ या कनारा तट, गोवा से न्यू मैंगलोर तक तटीय भाग। ये मैप में जो पढ़े थे हम, वहां से अच्छे से आपको क्लियर होगा कि कहाँ से कहाँ तक का ये। तो गोवा से न्यू मैंगलोर तक का तटीय भाग कन्नड़ कनारा तट है। कर्नाटक के तट पर पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर तीव्र गति से नदियां जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ पर एक शरावती नदी और वराही नदी है। शरावती नदी पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये पहले भी आ चुका है। और वराही नदी है जहाँ पर कुंचिकाल जलप्रपात बना हुआ है।
इसके बाद देखने को मिलता है कि कर्नाटक के तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जो भारत का कॉफी बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कॉफी बंदरगाह। अच्छा, मालाबार तट न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक लैगून झील के लिए प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर वो झील देखी, कौन कौन सी झील है लैगून झील है, वेम्बनाड झील, अष्टामुदी झील और पुन्नामदा झील। ठीक है, ये कयाल झीलें भी मानी जाती है, लैगून झीलें भी मानी जाती है। और बल्लम काली नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है पुन्नामदा झील। नेहरू ट्रॉफी यहाँ पर इस दौड़ में दी जाती है। अच्छा, यहाँ ये जो झील है वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। वेलिंगटन द्वीप इस झील पर स्थित है, वेम्बनाड झील पर। नौसैनिक अड्डा यहाँ पर बना हुआ है। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 966B, वो यहीं पर है, कोची को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है ये। अच्छा, केरल के तट पर एक बंदरगाह है कोची बंदरगाह, जो मसाला बंदरगाह है। गरम मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। काली मिर्च का उत्पादन देखने को मिलता है, यवन प्रिय माना जाता है। कोची बंदरगाह पर कोचिन शिपयार्ड स्थित है। इस कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तट का कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तट के मैदान पर हम सबसे पहले देखते हैं कोरोमंडल तट, जो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तक फैला हुआ है। कोरोमंडल तट पर पुलिकट और कोलेरू झील स्थित है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर है ये, और इसको डेल्टाई झील भी कहा गया है। अच्छा, यहीं पर ये पुलिकट झील तक है। देखिए, पुलिकट झील पर श्री हरिकोटा द्वीप बना हुआ है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। और एक तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये हम अभी आगे देख लेंगे इसको डिटेल से। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है, और इस पर कुछ बंदरगाह देखने को मिलेगा। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एनोर बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार के खाड़ी में स्थित भारत का मोती बंदरगाह है, और चेन्नई बंदरगाह पुराना बंदरगाह है। पुलिकट झील के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसके बाद इसका जो पूर्वी तट है उसका दूसरा तट आता है उत्तरी सरकार। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा बनाता है। कृष्णा नदी से महानदी के मध्य का तटीय मैदान है। इस तट पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये क्या है? एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद आता है उत्कल या कलिंग तट, जो महानदी से स्वर्णरेखा नदी तक है। ये हम सब पहले स्टार्टिंग में देख लिया था, कहाँ से कहाँ तक है ये। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील यहाँ देखने को मिलती, कौन सी? चिल्का झील। और इस पर क्या है? एक व्हीलर द्वीप बना हुआ है, जिसको डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप भी नाम दिया गया है। और चांदीपुर द्वीप, व्हीलर द्वीप और चांदीपुर द्वीप यहीं पर है, चिल्का झील के तट पर ही। और एक बंदरगाह है, कौन सा? पारादीप बंदरगाह। और इस बंदरगाह की लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला जो खनन क्षेत्र है, वहां से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। उसके बाद आता है बोंगा तट, स्वर्णरेखा नदी से न्यू मूर द्वीप तक, पश्चिम बंगाल में। बंगाल के खाड़ी में स्थित बांग्लादेश के साथ विवादित द्वीप है। प्रमुख बंदरगाह यहाँ देखने को मिलता है हल्दिया बंदरगाह, जो हुगली नदी के मुहाने पर है। और पश्चिम बंगाल में ये जूट के लिए प्रसिद्ध है, जूट का निर्यात किया जाता है। जूट को हम सुनहरा रेशा बोलते हैं। हल्दिया बंदरगाह को भारत का जूट बंदरगाह भी नाम दे दिया इस वजह से। और सागर या गंगा सागर द्वीप यहाँ पर देखने को मिलता है, तीर्थ स्थल है यहाँ पर।
भौतिक प्रदेश का ये लास्ट टॉपिक है। ये यहाँ पर भौतिक प्रदेश में द्वीप समूह हम देखने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो द्वीप है वो द्वीप क्या होता है, चारों ओर से जल से जो घिरा हुआ भूभाग वो द्वीप कहलाता है। अब ये अरब सागर के देख सकते हैं और बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ इस साइड देखने को मिलता है लक्षद्वीप, जो 36 द्वीपों का समूह माना जाता है। इनमें से जो 11 द्वीप है वो मानव आवासित है, मानव आवास कर रहे हैं, और ये मूंगा द्वीप भी कहलाते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो जिसमें 38 जो द्वीप है वो मानव आवासित द्वीप है, और ये क्या है, एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, ये तो हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप इन सब के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो अंडमान निकोबार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6:45 से 14 डिग्री, 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश में, और देशांतरीय विस्तार देखें तो 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इसका देशांतरीय विस्तार है, और ये इसका उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात चल रही है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अंडमान और निकोबार ये द्वीप समूह बनाए हुए हैं। अच्छा, तो ये है अंडमान, यहाँ तक अंडमान को 4 भाग में बांट दिया है, और यहाँ पर है ये निकोबार, निकोबार को 3 भाग में बांट दिया है। तो अंडमान के 4 भाग कौन से हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। वहीं निकोबार की बात करें तो कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार, 3 हिस्से हो गए। अच्छा, उत्तरी अंडमान के ऊपर एक कोको द्वीप है, और वहीं ग्रेट निकोबार के नीचे सुमात्रा द्वीप देखने को मिलता है। ठीक है, अब उत्तरी अंडमान के यहाँ पूर्व में और मध्य अंडमान के पूर्व में 2 द्वीप है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा द्वीप है, नारकोंडा द्वीप, जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, और मध्य अंडमान के पूर्व में है बैरन द्वीप, जो सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये चैनल आते हैं, प्रश्न बार बार आता है कि कोको चैनल कहाँ पर है। तो जो कोको चैनल है वो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ये जो चैनल बना हुआ है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, ये जो चैनल बना हुआ है, ये जो चैनल बना हुआ है इसका नाम है कोको चैनल। ठीक है, वहीं दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल का नाम है डंकन मार्ग। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन, अंडमान और निकोबार बोल सकते हैं, या लघु अंडमान और कार निकोबार बोल सकते हैं। इसके बीच आता है 10 डिग्री चैनल, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच, या बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ये एक चैनल बना हुआ है, और इस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेना। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये राजधानी अंडमान निकोबार की वो कहाँ पर है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ये है राजधानी अंडमान निकोबार की। और ये यहाँ पर वीर सावरकर सेलुलर जेल है, जो काला पानी की सजा दी जाती है वो यहीं पर है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अभी वापस से वही चीज लिख दी कि कोको चैनल कहाँ पर है, डंकन मार्ग कहाँ पर है, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ग्रेट या महान चैनल कहाँ पर है। तो ये सब चीज वही लिखी हुई है अभी जो हम पढ़ के आए हैं। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। तो जो कोको चैनल है
वो म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन मार्ग दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य, या हम बोल सकते हैं लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। वहीं ग्रेट या महान चैनल भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार की राजधानी होगी पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। वीर सावरकर सेलुलर जेल तथा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। अब इनकी ये जो चोटी है ये बहुत बार एग्जाम में आती है, डायरेक्ट आती है। देखना, अंडमान और निकोबार दोनों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सैडल चोटी, और ये है कहाँ पर? उत्तरी अंडमान। तो ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, या उत्तरी और या बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल चोटी 738 मीटर है। वही निकोबार, केवल निकोबार की बात करते हैं तो माउंट थुलियर चोटी जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, एक बार अभी हम देखते हैं। तो हमने देखा था कि अंडमान जो है वो उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लघु अंडमान में बटा हुआ है। वही निकोबार है वो कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार में है। ये इनकी चोटी है। यहाँ से बार बार प्रश्न आता है कि उत्तरी अंडमान की चोटी कौन सी है, मध्य की कौन सी है, दक्षिण की कौन सी है। और अभी कौन सा एग्जाम हुआ था उसमें इनका मिलान करवा लिया था। ये चारों चोटी दे दी थी और इनके मिलान करवाया था कि ये किसकी है। अच्छा, तो उत्तरी अंडमान की हो जाएगी सैडल पीक, मध्य अंडमान की डियोबल्ली, दक्षिणी अंडमान की कोयोब। अच्छे से याद करना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सड़क, अंडमान पर सड़क चलेगी, यानी सैडल पीक, डियोबल्ली और कोयोब। वहीं ग्रेट निकोबार की चोटी है माउंट थुलियर चोटी। तो ये चारों चोटी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के 2 ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन से? नारकोंडा ज्वालामुखी और बैरन द्वीप। नारकोंडा जो ज्वालामुखी है उत्तरी अंडमान के पूर्व में, जो भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी माना जाता है। वहीं जो बैरन द्वीप है वो मध्य अंडमान के पूर्व में, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप माना जाता है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो दिसंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस वर्षगांठ में क्या किया गया था? कुछ द्वीप के नाम बदल दिए गए थे। तो सब जो रोस द्वीप है उसका नाम रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम रख दिया शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। ठीक है, ये देख लेना आप। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां, यहाँ कुछ जनजातियां भी देखने को मिलती है, जैसे अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटिलीज, सोम्पेन जनजाति, ओंग जनजाति और जारवा जनजाति। सोम्पेन जनजाति 2014 में 16वीं लोकसभा में पहली बार चुनाव में इसने भाग लिया था। ठीक है, अब ये यहाँ से प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट पर कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जो ग्रेट निकोबार है उसका जो लास्ट पॉइंट देखने को मिलता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश को, ये जो पॉइंट आता है इस पर, उसको हम बोल दिया इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन बिंदु या पार्सन बिंदु। ठीक है, ये इसका लास्ट बिंदु है भारत संघ का। इसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप। हम देख लिया पहले कि ये 36 द्वीपों का समूह है, जिस पर 11 जो द्वीप है उस पर मानव आवासित है, और मूंगा द्वीप है, मूंगा चट्टान से प्रवाल भित्तियों से निर्माण होता है इसका। प्रवाल भित्ति के विकास की दिशाएं जैसे सूर्य का ताप चाहिए भूमध्य रेखा के 25 डिग्री उत्तर में, ये भूमध्य रेखा के 25 डिग्री उत्तर में और 25 डिग्री दक्षिण में ये फैला हुआ है। लवणता की बात करें तो 27 से 30 डिग्री है, और गहराई की बात करें तो 200 से 250 फीट तक। अच्छा, ये इस ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अब हमारा यहाँ पर आता है। ये कुछ चैनल है, जैसे 8 डिग्री चैनल हो गया,
9 डिग्री चैनल हो गया, 11 डिग्री चैनल हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। तो जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। वही मिनिकॉय और कैनानेर द्वीप के बीच कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। कैनानोर द्वीप और अमीनी द्वीप के बीच 11 डिग्री का चैनल है। कैनानोर द्वीप लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। अच्छा, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, जो कैनानोर जो द्वीप समूह है उसी में देखने को मिलती कवरत्ती। ठीक है। और यहाँ पर एक पिति द्वीप है जो पक्षी अभयारण्य माना जाता है, चिड़ियाओं का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है। तो ये जो चैनल है ये इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। इनको क्रम से याद कर लेना। मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, मिनिकॉय कैनानोर द्वीप के बीच 9 डिग्री, कैनानोर और अमीनी द्वीप के बीच 11 डिग्री। ये वापिस से वही लिख रहा है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल किस किस के बीच बना हुआ है। उसके बाद है कवरत्ती। अभी हम देखा लक्षद्वीप की राजधानी है, कैनानोर द्वीप समूह में पाई जाती है। पीती पक्षी अभयारण्य है जो पीती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप की बात करें तो मलयालम भाषा है, लेकिन इसका है कि मिनिकॉय जो द्वीप है उसमें दिवेही और मलयालम की मिश्रित भाषा बोली जाती है। कौन सी है? महल, मिनिकॉय द्वीप पर। लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, और सबसे बड़ा की बात करें तो क्षेत्रफल में लद्दाख है और जनसंख्या में दिल्ली। अच्छा, लक्षद्वीप में 95% जनसंख्या केरल से लाए गए सैफी मुस्लिम समुदाय की है। ये चीज याद रखना कि जो हाईकोर्ट अपन पढ़ते हैं तो जो लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप का अंडमान निकोबार का अपना अलग से कोई हाई कोर्ट नहीं है। लक्षद्वीप जो आता है वो केरल हाई कोर्ट के ही अधीन आता है, यानी इसका जो क्षेत्राधिकार है वो केरल के साथ ही, केरल हाई कोर्ट में जो ही है इसका न्यायिक अधिकार चलेगा वो सब केरल हाई कोर्ट से ही चलता है। वही अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में ही है, कोलकाता उच्च न्यायालय में ही है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ द्वीप देखते हैं। यहाँ से द्वीप से भी सवाल आता है कि एलियाबेट और केडियाबीट द्वीप कहाँ पर है? गुजरात में। सैलसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और वूचर द्वीप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है? केरल में। पंबन द्वीप, रामेश्वरम, भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है पंबन द्वीप। धनुषकोटी से राम सेतु की शुरुआत होती है। उसके बाद श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील के किनारे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। चिल्का झील उड़ीसा के किनारे, चांदीपुर और व्हीलर द्वीप देखने को मिलता है। और ये है गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप। तो इन द्वीप को भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भारत का भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत का हम सामान्य परिचय देख लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक पहले हमने छोड़ दिया है, तो उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद अपवाह तंत्र कर लेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।